मेरा नाम रवि है और मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बीबी अर्चना, जो कि बेहद खूबसूरत और हसीन थी, अब मेरी बीबी अब मां बनने वाली थी। ये हमारे लाइफ का एक बेहद खुशी का पल था। अर्चना का 6ठा महीना चल रहा था और हम दोनों लोग अपने आने वाले बेबी को लेकर बेहद खुश थे। इसी बीच मेरी लाइफ में एक बदलाव आया। मेरी जॉब का ट्रांसफर का आदेश आ गया। मुझको लखनऊ शहर में भेज दिया गया और इस पल ने हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। अर्चना की कंडीशन और उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी थी। तभी मुझको एहसास हुआ कि इस समय अर्चना को बिल्कुल अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अर्चना की हर पल देखभाल करना था। इस मुसीबत का समाधान खोजने के लिए मैंने अपने सास ससुर को बुलाया। मैंने उनको पूरी स्थिति बहुत अच्छे से समझाया और उन लोगों को यह बताया कि मुझको लखनऊ शहर में भेज दिया गया है, जहां फिलहाल मैं अर्चना की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने सास ससुर से विनती किया कि वे अर्चना को अपने साथ ले जाएं, ताकि अर्चना आप लोगों के साथ आराम से रह सके। अर्चना के मम्मी पिताजी ने मेरी बात अच्छे से समझा और मेरे सास ससुर ने अर्चना को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। क्नॉइस, ताकि अर्चना प्रेगनेंसी के इस समय में बिना किसी दिक्कत के रह सके, क्योंकि मुझको विश्वास था कि मेरी बीवी अर्चना अपने परिवार के बीच सुरक्षित और खुश रहेंगी। जब मेरी पत्नी अर्चना मायके चली गई तो मेरे लिए घर में अकेले रहना एक मुसीबत बन गया था, क्योंकि अब मुझको सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि मेरी जॉब काफी बिजी वाली थी। मैं इन सब कामों को लेकर मैं थोड़ा उदास था। हालांकि मेरी जॉब में हाल ही में मुझको ऊंचे पद पर पोस्ट कर दिया गया था और मेरी तनख्वाह भी काफी बढ़ गई थी। इस वजह से मैंने सोचा कि अब अच्छी लाइफ के लिए एक नए फ्लैट में शिफ्ट करना सही रहेगा। जहां लखनऊ में मेरा ट्रांसफर हुआ, वहां मेरी मौसी और उनकी बेटी टीना भी रहती थी। कुछ समय पहले मेरे मौसा जी का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था और इस वजह से मेरी मौसी और उनकी बेटी टीना बिल्कुल अकेले रह रही थी। जब मौसी को पता चला कि करण का ट्रांसफर यहां लखनऊ में हो गया है, तो एक दिन मौसी जी मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आई। जब मौसी आई तो उन्होंने बड़ी खुशी से मुझसे पूछा, रवि, तुम्हारी बीवी कहां पर है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैंने अपनी मौसी को समझाते हुए बताया, मौसी, अर्चना का 5वां महीना चल रहा है और इस हालत में अर्चना अकेला छोड़ना सही नहीं था। इसीलिए मैंने अर्चना को उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया है, जहां अर्चना के मम्मी पिताजी उसकी ठीक से देखभाल कर सके। मौसी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, रवि, अब तुम अकेले हो तो घर का काम और खाना बनाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि काम का दबाव पहले से ही बहुत ज्यादा है। मैंने मौसी से कहा, मौसी, मैं सोचता हूं कि कोई काम करने के लिए नौकरानी रख लूं। इससे मुझको घर के काम करने में काफी हेल्प होगी। तभी मेरी मौसी ने तुरंत जवाब दिया, करण, नौकरानी रखने के लिए चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी बीवी वापस नहीं आती, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। करण, तुमको किसी भी काम को करने के लिए नौकरानी रखने की जरूरत नहीं होगी। मौसी की इस बात को सुनकर मैं थोड़ा राहत महसूस करने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मौसी मेरी हेल्प करेंगी तो मुझको अपने काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने में आसानी होगी। साथ ही मैंने तय किया कि मौसी को उनके समय और मेहनत के लिए कुछ रुपए भी दे दूंगा, ताकि मौसी को भी ये महसूस हो कि उनकी मैं इज्जत करता हूं। अगले दिन जब मैं सुबह में अपनी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था, मेरी मौसी ने मुझको एक खबर दी। उन्होंने बताया, करण, मुझको कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के पास जाना होगा। मम्मी काफी दिनों से बीमार है और उनको मेरी सख्त जरूरत है। करण, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, लेकिन फिलहाल अभी मुझको जाना पड़ेगा। मैंने मौसी की मजबूरी को समझा और कहा, मौसी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अपने घर की देखभाल सबसे पहले है, मैं यहां देख लूंगा। मौसी ने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, करण, तुमको घर और काम के बीच दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने पूनम को तुम्हारी हेल्प के लिए भेजने का फैसला किया है। पूनम तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और घर के कामों में हेल्प करेगी। पूनम मेरे मौसा के गुजर जाने के बाद से अपनी मम्मी जी के साथ ही रहती थी। मैंने मौसी की बात मान ली और कहा, ठीक है मौसी, इससे मुझको भी काफी सुकून मिलेगा। उस दिन मंगलवार था और मैं घर पर ही रेस्ट कर रहा था। सुबह देर तक सोने के बाद मैंने अपने लिए कॉफी बनाई
और अपने रूम में बैठकर बैंक का कुछ काम करने लगा। तभी 1 बजे के करीब अचानक गेट की बैल बजी। मैं सोचने लगा कि इस समय कौन हो सकता है। गेट की ओर बढ़ते हुए मैंने जैसे ही गेट खोला तो मेरी आंखें कुछ समय के लिए खुली की खुली रह गई। सामने खड़ी जो लड़की बेहद सुंदर और जवान थी, और उसका सौंदर्य मैं देखता ही रह गया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मैंने उसको कुछ मिनट के लिए घूमता रहा और थोड़ा झिझकते हुए उसके पास गया, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि पूनम इतनी ज्यादा सुंदर और हसीन होगी। पूनम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, रवि भैया, मैं पूनम हूं। मेरी मम्मी ने मुझको आपको यहां भेजा है ताकि मैं आपकी कुछ काम में हेल्प कर सकूं। पूनम की आवाज में एक मधुरपन और आत्मविश्वास था। मैं एकदम अपने होश होश में आया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पूनम अंदर आओ। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई, तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम आने वाली हो। पूनम ने अंदर आते हुए कहा है, मम्मी ने कहा था कि आपको घर और बैंक के काम में समस्या हो रही थी, तो मैं आपकी कुछ हेल्प करूंगी। मैंने पूनम को बैठने के लिए कहा और कॉफी का ऑफर किया। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं करण भैया, पहले मुझको बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है, मैं आज आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। पूनम की बात सुनकर मैं थोड़ा मन में मुस्कुराया और मैंने महसूस किया, ये पूनम के आने से मेरा घर का मिजाज थोड़ा बदलने वाला है। मैंने और कुछ नहीं कहा। पूनम ने घर का काम करना शुरू कर दिया। पूनम बड़े आराम से सारे काम अच्छे से कर रही थी। मैं पूनम की खूबसूरती को चुपचाप निहार रहा था। पूनम की हर एक बात में एक अलग ही खिंचाव था। पूनम का रूप इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि मैं पूनम से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पा रहा था। मुझको लगने लगा कि मैंने अपनी पत्नी अर्चना से भी ज्यादा सुंदर लड़की शायद कभी नहीं देखी। यह विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था और मैं खुद पर थोड़ा आश्चर्य था। मैं सोचने लगी, इतनी सुंदर लड़की और फिर भी उसको यहां मेरे लिए काम करना पड़ रहा है। मुझको इस बात पर भी बहुत ज्यादा गुस्से आ रहा था कि मेरी मौसी ने पूनम को इस तरह से काम करने के लिए मेरे यहां भेज दिया। पूनम ने हल्के और शॉर्ट स्लीव कपड़े पहने थे, जो शायद घर में काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि क्या किसी लड़की के माता पिता अपनी लड़की को ऐसे कपड़े पहनने देते हैं। इसके अलावा मैं ये भी सोचने लगा कि पूनम की उम्र विवाह करने के लायक हो गई है, लेकिन मौसी ने अब तक पूनम का विवाह क्यों नहीं किया, कि यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठ रहा था। और आखिरकार मैंने पूनम से सीधे पूछने का फैसला किया। जब पूनम रसोई में काम कर रही थी तो मैंने धीरे से पूछा, पूनम, तुमने अभी तक अपना विवाह क्यों नहीं किया? थोड़ा रुककर मेरी ओर देखा और पूनम के फेस पर हल्की चिंता साफ दिखाई देने लगी। पूनम बोली, रवि भैया, पिताजी के निधन के बाद से मम्मी के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने मुझको अकेले ही संभालना है। इस बीच मेरा विवाह करने के हालात दोनों ही नहीं थे। पूनम की आवाज में एक उदासी और दर्द था। यह सुनकर मुझको थोड़ा महसूस हुआ कि पूनम की लाइफ में कितनी दिक्कतें आई होंगी। मैंने पूनम को समझाते हुए कहा, यह सच है कि मौसी ने अकेले ही ये सब कुछ संभालना है, लेकिन पूनम, तुम इतनी सुंदर और जवान हो, तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता आसानी से मिल सकता है। मौसी को तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए। पूनम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मम्मी ने मेरे विवाह के बारे में सोचा जरूर है, लेकिन अभी तक मुझको ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जिसको मम्मी और मैं दोनों देख कर हाँ कर सके। पूनम की बात सुनकर मुझको उसकी कंडीशन और अधिक समझ में आने लगी। फिर मैंने महसूस किया कि पूनम सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि पूनम को अपने फैमिली के प्रति बेहद जिम्मेदारी भी थी। अब पूनम डेली मेरे घर आने लगी। शुरुआत में पूनम अपने काम में पूरी तरह बिजी रहती थी और अपने काम को बड़ी ईमानदारी और लगन से निभा रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने खुद ही महसूस किया कि पूनम के बर्ताव में धीरे धीरे चेंजपन आने लगा है। पूनम अब अपने काम को बहुत लगन से करने लगी थी और पूनम हर छोटी से छोटी बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखती और मेरे लिए हर चीज को बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश करती। एक दिन जब हम बैठकर बातें कर रहे थे, पूनम ने अचानक मुझसे मेरी बीवी अर्चना के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पूनम ने मेरी पत्नी की आदतों, पसंद नापसंद और हमारे रिश्ते के बारे में अच्छे से जानना चाहा। यह सब देखकर थोड़ा चौंक गया था, लेकिन मैंने पूनम को सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा शायद पूनम नॉर्मल चीजों के लिए पूछ रही है। मैंने पूनम को बताया
कि मेरी बीवी अर्चना कुछ महीनों तक यहां नहीं आएगी तो पूनम बड़ी खुशी से मुस्कुरा दी। उसकी खुशी ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। मैंने सोचा कि ये एक साधारण प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पूनम का बर्ताव और ज्यादा अलग सा होने लगा। अब पूनम मेरे लिए हर रोज टेस्टी खाना बनाने लगी। वो हर बार मेरे लिए कुछ नया बनाने की कोशिश करती और ये सुनिश्चित करती कि वो खाना मेरी ही पसंद का हो। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये पूनम का काम है और वो इसको अपनी जिम्मेदारी के साथ अच्छे से निभा रही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि पूनम सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं थी। पूनम ने तो मेरे पसंद के ड्रेस पहनना भी शुरू कर दिया। मुझको ये देखकर कुछ अटपटा सा लगने लगा। मैंने एक दिन पूनम से कहा, पूनम, तुमको जो काम करने के लिए कहा गया है बस वही करो और कुछ भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूनम पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। पूनम मेरी बात सुनने की बजाय अपने तरीके से काम करती रही। धीरे धीरे पूनम ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया जैसे पूनम मेरी ही वाइफ हो। वो मेरे लिए सारी चीजें अच्छे से करती, मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े निकाल कर रखती और यहां तक कि मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगी। पूनम के इस बर्ताव ने मुझको सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पूनम ऐसा क्यों कर रही है। पूनम की हरकतों में कुछ अलग तरह का मिजाज दिख रहा था जो मुझको दिक्कत करने वाला लग रहा था। पूनम को मेरे घर आए 20 दिन हो गए थे। मैंने पूछा, आसुर भी मौसी कब आएंगी? तो पूनम ने कहा, रवि, जब तक दादू की तबीयत अभी ठीक नहीं है इसलिए मम्मी जी अभी कुछ दिन गांव में रहेंगी। पूनम का यह कहना मुझको बहुत सही लगा और मैंने कहा, ठीक है। अब पूनम के पहनावे में भी एक बड़ा बदलाव आने लगा था। पूनम अच्छी ड्रेस पहनने लगी थी। ड्रेस में पूनम का सौंदर्य और भी निखर जाता था। अब किसी परी जैसी लगती थी पूनम की आदत, उसकी मुस्कुराहट और ड्रेस में उसकी सुंदरता ने जैसे पूरे माहौल को बदल कर रख दिया था। पूनम अपने बालों में फूलों का गजरा भी लगाने लगी थी। पूनम के गजरे की मीठी महक पूरे कमरे में फैल जाती और जब पूनम मेरे नजदीक से गुजरती तो पूनम की अर्चना मेरे मन को मोह लेती। हर बार जब मैं पूनम को ड्रेस में देखता तो अचानक ही मेरी वाइट अर्चना की यादें मेरे मन में उभरने लगती। मुझको ऐसा लगने लगा कि पूनम ये सब जानबूझकर मेरी वाइट अर्चना की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। पूनम ने मेरी वैड के बारे में मुझसे जो कुछ सुना था पर शायद उसी के आधार पर खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। पूनम की हरकतें और पहनावा धीरे धीरे इस ओर इशारा कर रहे थे। जब भी मैं पूनम को इस गेटअप में देखता तो मेरी पत्नी अर्चना की बहुत याद आती। तभी एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन में पैदा हो जाती। मुझको ऐसा लगता कि मैं पूनम के गले लग जाऊं और कुछ पल को अपने साथ रोक लूं। नॉइस पूनम का ये बदलता बर्ताव और अंदाज मुझको और भी दिक्कत में डाल रहा था। पूनम कभी मेरी बीवी अर्चना की तरह नजर आती तो कभी पूरी तरह से अलग रूप में दिखती। ये मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि पूनम ऐसा सब क्यों कर रही है और पूनम के इन बदलावों के पीछे उसकी क्या बात हो सकती है। अब मैंने पूनम से कहा, आगे से तुम फुल कपड़े पहनना, शार्ट कपड़े अब मत पहनना, क्योंकि शार्ट कपड़ों में तुम्हें देखकर मुझको कुछ बेचैनी सी होती है। एक तो घर में अकेला आदमी हूं और पूनम सुंदर और हसीन है। अगर मेरे सामने कोई सुंदर और जवान लड़की बार बार शार्ट कपड़ों में आ रही हो तो कोई भी आदमी आकर्षित हो सकता है, लेकिन पूनम एक लड़की होते हुए भी बिल्कुल भी मुझसे नहीं शर्माती थी। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे पूरे लाइफ को बदल कर रख दिया कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। उस दिन पूनम ने हमेशा की तरह सारे घर का अच्छे से कर लिया और घर जाने की तैयारी कर रही थी। क्नॉइस, लेकिन तभी अचानक काफी जोर की बारिश हवा के साथ होना शुरू हो गई। आसमान में जोर की बिजली कड़कड़ा रही थी और तूफान इतना तेज था कि घर से बाहर निकलना मुश्किल सा लग रहा था। पूनम चुपचाप खड़ी विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी। मैंने पूनम की उदासी भांप ली और कहा, पूनम, इतनी जोर की बारिश में तुम बाहर कैसे जाओगे? मौसी भी अभी गांव गई हुई है और तुम्हारे घर पर अभी कोई नहीं है। तुम बारिश में अकेली घर पर क्या करोगी? यही रुक जाओ। सुबह चली जाना पहले तो पूनम थोड़ा सोचने लगी, लेकिन फिर पूनम ने मेरी बात मान ली। पूनम बोली, ठीक है रवि भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आज रात यही रुक जाती हूं। पूनम ने उस रात मेरे लिए खाना बनाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना भी खाया।
ये अब पहली बार था जब पूनम और मैंने एक साथ इतने आराम से वक्त बिताया। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में चला गया और मूवी देखने लगा। मैंने पूनम से कहा, तुम लॉबी में सोफे पर आराम से सो जाओ। पूनम दिन भर घर के काम की वजह से बहुत ज्यादा थक जाती थी। पूनम ने कुछ देर तक इधर उधर की चीजें ठीक की और फिर सोफे पर आराम से लेट गई। ज्यादा थका होने के कारण पूनम कुछ ही देर में काफी गहरी नींद में सो गई। मैं अपने रूम में मूवी देखता रहा। रात के लगभग 1 बज गए थे। अचानक मुझको बहुत जोर की प्यास लगी, तो मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। रसोई से लौटते समय मेरी नजर पूनम पर पड़ी। पूनम सोफे पर बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी और रात की हल्की रोशनी में पूनम का चेहरा बहुत ही चमक रहा था और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। पूनम के खुले बाल उसके गालों पर गिर रहे थे और विंडो से आती ठंडी हवा रूम को और भी मनमोहक बना रही थी। पूनम नींद में बार बार अपने बालों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाल फिर से पूनम के चेहरे पर आ जाते। पूनम की छोटी सी हरकत और उसकी मासूमियत ने मुझको अंदर तक छू लिया। जब मैंने पूनम को सोते हुए देखा तो मैं पूनम की ओर और खींचने लगा। धीरे धीरे मैं पूनम के पास पहुंच गया और नीचे बैठ गया। मैंने पूनम के गाल पर पड़े बालों को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कड़ा उठी और पूनम एकदम से डर गई और मुझको मजबूती से पकड़ लिया। पूनम नींद में थी, लेकिन मेरा स्पर्श पाकर पूनम एकदम से जाग गई। पूनम का यह स्पर्श मुझको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैंने भी उसको गले लगा लिया। पूनम और भी ज्यादा मुझसे लिपट गई। हम दोनों ने एक दूसरे के गले लगकर खुद को भूलना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद बारिश धीमी हो गई और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह तक जब मेरी आंख खुली तो मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में मुझको क्या करना चाहिए। मैंने जल्दी से पूनम को अपने पास से हटा दिया और अपने रूम में चला गया। मेरे मन में मेरी वाइफ अर्चना का चेहरा घूम रहा था। अगर उसको ये सब पता चला तो वो मुझको डिवोर्स दे देगी और मुझको अपने आने वाले बेटे का भी खोने का डर था। मैं बैठकर बार बार सोच रहा था कि अगर हमारे घर वालों को यह पता चला तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन लोगों की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इन बातों ने मेरे सिर में दर्द कर दिया था। मैं पूरी तरह से चिंतित था और मेरे दिमाग में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। तभी अचानक मेरे रूम का गेट हल्के से खुला। मैंने देखा असुरभि अंदर आ रही थी। सुरभि अभी बाथरूम से नहाकर आ चुकी थी और पूनम के चेहरे पर हल्की सी लज्जा का भाव था। पूनम ने धीरे से अपना सर झुकाया और कहा, रवि, रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकती। पूनम की यह बात सुनकर मैं घबरा गया। मेरे मन में डर का भाव जाग गया और मैंने तुरंत कहा, पूनम, मुझको माफ कर दो, तो शायद मुझसे कोई गलती हुई हो। लेकिन पूनम ने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहा, रुको रवि, तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। यह सुनकर मैं और भी एकदम से चौंक गया। पूनम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, रवि, जब से मैं तुम्हारे घर आई हूं मैंने देखा है कि रवि, तुमने मुझको कभी वैसी नजरों से नहीं देखा और यही बात मुझको रवि तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। पूनम ने मुझसे कहा, रवि, तुमने मुझको शार्ट कपड़े पहनने से मना किया और फुल पड़ने पहनने के लिए कहा। यह काम मेरी मम्मी को कहना चाहिए था। रवि, तुम कितने अच्छे हो। पूनम थोड़ी देर बाद फिर बोली, रवि, मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में थी। मैं तुम्हारी मौसी की बेटी हूं और फिर भी रवि, तुमने कभी मेरे साथ गलत करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ की किस्मत से जलने लगी थी। पूनम की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। पूनम ने जोर की सांस लेते हुए कहा, करण, मुझको तुम्हारी पत्नी अर्चना की किस्मत से बहुत ज्यादा चीर हो रही थी, क्योंकि तुम्हारे जैसा अच्छा और समझदार आदमी उसको मिला है। इसीलिए मैंने तुम्हारी वाइफ अर्चना के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की और उसी की तरह बर्ताव करने लगी। पूनम ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, करण, मैंने ड्रेस पहनना शुरू किया, फूलों वाला गजरा लगाया, ये सब तुमको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया। लेकिन फिर भी करण, तुमने मेरी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करण, तुमने हर बार अपनी मर्यादाएं बनाए रखी। पूनम के चेहरे पर हल्की सी हंसी और आंखों में अपनापन था। पूनम ने कहा, सच कहूं रवि, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इतना अच्छा आदमी नहीं देखा। रवि, तुमने मुझको यह सिखाया कि अच्छे इंसान वही होते हैं जो हर स्थिति में अपने नियत को डगमगाए नहीं।
पूनम की सारी बातें सुनने के बाद मैं गहरी सोच में डूब गया। पूनम की बातों ने मेरे मन में कई भावनाओं पैदा कर दी थी। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए कहानी का फुल मजा लेने के लिए लास्ट तक बने रहे। रात के करीब 12 बजे का समय था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सीमा बेड पर लेटी हुई थी। उसकी एक साइड में गौतम लेटा था और दूसरी साइड में हरीश। थोड़ी देर खामोशी टूटने के बाद सीमा मुस्कुराते हुए बोली, तुम दो मर्द हो और मैं अकेली। देखना, आज मैं तुम दोनों पर भारी पड़ जाऊंगी। आज बहुत मजा आने वाला है। गौतम हंसते हुए हरीश से बोला, यार सीमा बहुत शोर करती है, पहले क्लास में करती थी और अब बेड पर करती है, लगता है आज पूरे मोहल्ले को सोने नहीं देगी। ये सुनकर तीनों हंसने लगे। फिर सीमा बोली, अच्छा ये बताओ तुम दोनों में से पहल कौन करेगा? तभी गौतम बोला, पहल तो तुम ही करोगी जाने मन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दिल थाम कर सुनिए। गौतम, हरीश और सीमा तीनों बचपन के दोस्त थे और बचपन से ही एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते आज कॉलेज में आ गए। गौतम और हरीश दोनों आईआईटी के फाइनल ईयर में थे और नेता फैशन डिजाइनिंग के फाइनल ईयर में तीनों की गहरी दोस्ती थी। तीनों का आपस में कोई छुपाव नहीं था। हंसी मजाक हर सीमा तक होती थी, पर बात केवल दोस्ती तक ही थी। तीनों के परिवार भी आपस में मित्र और धनी थे। धीरे धीरे बात अब इन सब की शादी की भी होने लगी। यह कहानी सीमा और हरीश के प्रेम की है। सीमा और हरीश एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर बस यही एक बात थी जो सबको मालूम ना होकर केवल सीमा और हरीश को मालूम थी। गौतम को इसका अंदाजा भी नहीं था और होता भी कैसे। तीनों इतना घुल मिल कर रहते कि तीनों तीन जिस्म और एक जान थे। अब यह नजदीकी कब प्यार में बदल गई। सीमा और हरीश को पता ही नहीं चला। आईआईटी का कैंपस प्लेसमेंट का समय था। इधर सीमा का कोर्स पूरा हो चुका था। सीमा बला की सुंदर और चुलबुली थी। उसके लिए शादी के रिश्ते धड़ाधड़ आ रहे थे। सीमा भी शादी के लिए मना कर रही थी। वह मास्टर्स करके करना चाहती थी, पर सीमा के माता पिता ने साफ कह दिया, शादी कर लो, फिर जैसा तुम्हारे ससुराल वाले चाहे वैसा कर लेना। असल में सीमा की दादी बहुत बीमार रहती थी और वह अपनी पोती की शादी अपने सामने करवाना चाहती थी। घर में उनकी बात कोई टाल नहीं सकता था। सीमा की माँ को गौतम और हरीश दोनों ही बहुत पसंद थे। घराना भी अच्छा था, पर शादी तो एक से ही हो सकती थी। सीमा से पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना ही बोली, जैसा आप लोग ठीक समझे। सीमा की माँ ने सीमा को कुरेदतो उसने कहा कि उसे हरीश अच्छा लगता है। हरीश बहुत मेहनती था और ऊंचे सपने देखता था। उसने अपने घर वालों से इस विषय में साफ कह दिया कि शादी से उसका ध्यान अपने कैरियर से हट जाएगा। उसे सीमा पसंद है, पर शादी के लिए सीमा को अभी कम से कम 4 साल रुकना होगा। इसी कश्मकश में 1.5 साल और निकल गया। हरीश और गौतम दोनों का ही प्लेसमेंट बड़ी कंपनियों में हो गया। सीमा भी मास्टर्स करने लगी। सीमा की दादी ने साफ कह दिया अब 6 महीने बाद उसका मास्टर्स पूरा होते ही सीमा की शादी जिससे चाहे कर दे। तब सीमा ने हरीश को बहुत समझाया। हरीश ने उसके सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करेगा और किसी से नहीं करेगा। पर अभी उसे एमबीए करना है तो कम से कम 3 साल तो अभी रुकना ही होगा। अचानक सीमा की दादी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो कोई और विकल्प ना देखकर घर वालों ने सीमा की शादी गौतम से तय कर दी। बुझे मन से हरीश ने इसके लिए मंजूरी दे दी। शादी की तैयारियों में तीनों का तालमेल और अपनापन देखकर कोई नहीं कह सकता था कि सीमा और हरीश किस हद तक अंदर से टूटे हुए हैं। सीमा शादी से कुछ दिन पहले हरीश के साथ कुछ शॉपिंग के लिए दिल्ली गई। परिवार का विश्वास था, दोनों अकेले ही गए थे। दिल्ली पहुंचकर सीमा बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। दिल्ली में हरीश का अपना फ्लैट था जो बंद ही रहता था। हरीश ने सीमा से पूछा, एक बार फ्लैट पर भी
चक्कर मार ले, काफी दिनों से गए नहीं हैं, तुम वहीं थोड़ी देर आराम भी कर लेना। सीमा तो कई बार उसके साथ फ्लैट पर पहले भी जा चुकी थी, तो उसने सहज स्वभाव में हाँ कह दिया। फ्लैट के अंदर पूरा फर्नीचर लगा हुआ था। सीमा बेड पर लेट गई और हरीश किचन से कॉफी बना लाया। कॉफी पीकर सीमा काफी सहज हो गई थी। अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, वो हरीश से लिपटकर रोने लगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी बनना है। टूटा हुआ तो हरीश भी था। दोनों लिपट गए और एक दूसरे को प्यार करने लगे। इतने सालों में पहली बार ऐसा बांध टूटा था दोनों के बीच में। प्यार का उफान थोड़ा थमने पर हरीश ने सीमा को समझाया, मेरी जिंदगी का एक ही सपना था कि किसी बड़ी कंपनी का बड़ा अधिकारी बन जाऊं, और वो सपना पूरा होने में अभी कम से कम 3-4 साल और लगेंगे। गौतम बहुत अच्छा है, वह तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा और हमारी दोस्ती कोई खत्म थोड़ी हो जाएगी। सीमा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। भावनाओं में बहकर सीमा बोली, अच्छा मुझे एक बार अपना बनाना लो, फिर जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी। हरीश ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं। सीमा ने जबरदस्ती अपने और हरीश के कपड़े उतार दिए। हरीश के बार बार टोकने पर सीमा ने जहर खा लेने की धमकी दे दी। अब हरीश मजबूर था। हरीश रोते हुए कहने लगा, सीमा हमने आज अपने दोस्त से ही धोखा किया है। सीमा बोली, कोई धोखा बोखा नहीं है, बस मेरे मन को तसल्ली हो गई। मैं मन से तुम्हें अपना मान चुकी थी, बस वो अरमान पूरा हो गया। इस दोपहर को हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। सीमा और गौतम की शादी हंसी खुशी से हो गई। हरीश MBA करने विदेश चला गया। उसने सीमा से दूरी बना ली थी। गौतम और हरीश लगभग रोज ही बात करते थे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा सीमा, और गौतम अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। सीमा जैसी चुलबुली और हसीन बीवी पाकर गौतम धन्य हो गया था। दोनों जबरदस्त प्यार करते थे। अकेले गुरुग्राम में रहते थे। गौतम अच्छा खासा कमाता था, तो उसने सीमा को फुल टाइम जॉब तो नहीं करने दी, पर सीमा किसी डिजाइनर के लिए पार्ट टाइम काम करती थी। वो भी बहुत टैलेंटेड थी और अच्छा खासा पैसा कमा लेती थी। गौतम ऑफिस से आकर सीधा सीमा के पल्लू में आ जाता। दोनों देर रात तक बाहर घूमते, डांस पार्टी एंजॉय करते। अब सीमा गौतम के साथ पीने भी लगी थी। सीमा पहले भी फुलझड़ी थी, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वह कुछ भी चाहे पहनती। सीमा शोर बहुत करती थी बेड पर, गौतम को पूरा मजा देती। गौतम को लगता कि शायद उसकी आवाज बाहर भी जाती होगी। सीमा को अपने को संवारने का बहुत शौक था। ब्यूटी पार्लर वो अक्सर जाती। पूरी काया उसकी चमकती रहती। गुलाबी मखमली शरीर की मालकिन थी। वो मजाल है जो शरीर पर कहीं भी एक बाल दिख जाए, हर जगह चमकती रहती। गौतम और सीमा ने बच्चों की प्लानिंग अगले 3 साल के लिए टाल रखी थी। सीमा ने कॉपर्टी लगवा ली थी। जिम जाने से उसकी बॉडी पूरी टोन रहती, और फिर रेगुलर प्यार करना भी तो उसकी एक्सरसाइज का हिस्सा था। प्यार में उसका दिमाग इतना चलता कि कई बार तो गौतम भी सोचता कि क्या वह खाली वक्त में प्यार पर ही रिसर्च करती रहती है। गौतम और सीमा की लाइफ औरों से हटकर थी। उनका फ्लैट 13वीं मंजिल पर था, तो दूर तक उनको झांकने वाला कोई नहीं था। वे अक्सर प्लेट के बाहर बालकनी में अंधेरे में खुले आसमान के नीचे पैग लगाते हुए प्यार करते। लॉन्ग ड्राइव में सीमा अपने कपड़े उतार देती और केवल एक शॉल सा कुछ ओढ़ लेती। गौतम उसे टोकता भी, पर वो बहुत बेबाक थी। पूछती कि बताओ कहाँ लिखा है। पैसेंजर चलती गाड़ी में बिना कपड़ों के नहीं रह सकता। कभी कभार सीमा या गौतम के पेरेंट उनके फ्लैट में आकर रुकते, तो उन दिनों गौतम सीमा के हाथ पैर जोड़कर इस काम से बचता। उनके जाते ही सीमा पूरी किसर निकाल लेती। सीमा की बात हरीश से कभी कभार ही हो पाती थी। सीमा को उससे आज भी बहुत प्यार था। उसका दिल धक से रह गया उस दिन जब हरीश की मम्मी ने सीमा को फोन पर बताया कि हरीश तो शादी के लिए अब मना कर रहा है। वो कहता है उसकी शादी तो हो गई, इस बात का क्या मतलब है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। सीमा ने एक दिन गौतम के ऑफिस जाने के बाद हरीश से फोन पर बहुत देर तक बात की। उसने पूछा,
उससे तुम्हारी किससे शादी हुई? तब हरीश टाल गया, पर दबाव देने के बाद बोला, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, और तुम मेरे गौतम से पहले ही हो चुकी थी। अब मेरी तुम्हारी शादी तो हो नहीं सकती, तो मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? सीमा उस दिन बहुत रोई थी। बहुत समझाया को उसने, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। इसी तरह 3 साल निकल गए। हरीश अब इंडिया वापस आ रहा था। उसके सपने पूरे होने शुरू हो गए थे। एक अमेरिकन कंपनी उसे कंट्री हेड बनाकर दिल्ली भेज रही थी। अच्छी खासी तनख्वाह थी। इससे गौतम और सीमा बहुत खुश थे। गौतम ने हरीश से बात कर ली थी और उसे मना लिया था कि वह 2-4 दिन उनके पास रुकेगा, फिर ज्वाइन करेगा। हरीश जब वापस आया तो 3-4 दिन घर रुका। वहां एक बात की ही चर्चा रही कि अब तो शादी कर लो। उसके लिए रिश्तों की बाढ़ थी, पर हरीश ने अभी नहीं यह कहकर टाल दिया, क्योंकि हरीश की मां को मालूम था कि हरीश अभी 3-4 दिन गौतम और सीमा के पास रुकेगा। तो उन्होंने सीमा को सारी बात फोन पर बताई और कहा कि कैसे भी हरीश को शादी के लिए राजी करो। इधर सीमा ने गौतम को मना लिया कि अब उन्हें बच्चे की तैयारी करनी चाहिए। तो सीमा डॉक्टर से कॉपर्टी हटवा आई थी। हरीश अगले दिन गुरुग्राम पहुंचा। गौतम और सीमा उसका बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि गौतम हरीश को गले लगाता, सीमा दौड़ कर गई और हरीश के गले लगकर रोने लगी। पीछे से गौतम ने आकर दोनों के गले में बाहें डाल दी। आखिर 3 जिगरी यार 3 साल बाद मिल रहे थे। तीनों की आंखें नम थी। सीमा हरीश का हाथ ढही नहीं रही थी। वो घसीटते हुए हरीश को फ्लैट के अंदर ले गई और वहां जाकर फिर से लिपट गई। इधर उधर की कहानी किस्सों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। गौतम सीमा ने रात बाहर रंगीन करने का प्लान बना रखा था। रात को सीमा का ये अजीब रूप देखकर हरीश ने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो ये सब विदेश में देखता ही आया था, पर गौतम सीमा ऐसे मिलेंगे उसे कल्पना भी नहीं थी। फिर उसने सोचा कि चलो अच्छा है, सीमा खुश तो है। सीमा डांस करते करते कभी गौतम से तो कभी हरीश से चिपक रही थी, मानो बरसों बिछड़े हुए आशिक हो। सीमा ने कितनी बार ही हरीश को चूमा। अब हरीश की दबी भावनाएं भी मचल उठी थी। उसने भी सीमा को खूब गले से लगाया। रात को फ्लैट वापस आते आते 3 बज गए थे। हरीश तो थका हुआ था। गौतम ने ये सुझाव रखा कि आज मैं और हरीश साथ साथ सोएंगे और कुछ गप्पे भी मारेंगे। सीमा अलग कमरे में सो जाएगी। सीमा ने गौतम को आंखें दिखाई। हरीश ने थकान का बहाना बनाकर मना कर दिया कि वो आज रात अच्छे से सोना चाहता है और अपने रूम में चला गया और बेड पर लेट गया। सीमा उठी और वही बगल में लुढ़क गई। थोड़ी देर में गौतम उठा और वॉशरूम से फ्रेश होकर आया और अपने कपड़े पहनकर सीमा को कहकर हरीश के कमरे में चला गया। गौतम को देखकर हरीश मुस्कुराया और बोला, सीमा बिल्कुल नहीं बदली, आज भी खूब शोर मचाती है। पहले क्लास में मचाती थी, आज बेड पर मचाती है। गौतम ने हंसते हुए सिगरेट जलाई और हरीश को भी दी। थोड़ी देर गप्पे लगाकर दोनों सो गए। अगली सुबह वैसे तो गौतम ने छुट्टी ले रखी थी, पर अचानक उसके ऑफिस में कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई तो उसे सुबह जल्दी ही ऑफिस जाना पड़ गया। उसने लंच तक आने का वादा किया सीमा से। हरीश अपने रूम में सो रहा था। सीमा ने अपनी और हरीश की कॉफी बनाई और हरीश को उठाने रूम में चली गई। उसने एक छोटी सी फ्रॉक पहनी हुई थी। हरीश उठ चुका था। सीमा को देखकर उसने टी शर्ट पहननी चाहिए। तब सीमा ने हंसते हुए कहा, रहने दो, ऐसे ही स्मार्ट लग रहे हो। मेरी मेड दोपहर तक आती है। हरीश ने कॉफी ले ली। सीमा उसके साथ बेड पर बैठ गई। उसने पास टेबल पर रखी डिब्बी से सिगरेट निकाली और जलाई और एक कच लेकर सिगरेट हरीश को दे दी। फिर उससे बोली, अब कब तक शादी नहीं करोगे? हरीश कुछ नहीं बोला। सीमा बोली, मुझसे तो बात करनी ही होगी। हरीश बोला, किससे शादी करूं? कोई तुम जैसी मिलती ही नहीं। सीमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझसे शादी करोगे? हरीश एकदम चौंक गया और बोला, क्या मतलब? सीमा बोली, मेरी वजह से ही तुम शादी नहीं कर रहे हो ना? तो फिर अब 2 ही रास्ते हैं, या
तो मैं गौतम को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूं। जो हालत तुम्हारी आज है, कल उससे भी बदतर हालत गौतम की हो जाएगी। वो जान छिलक है मुझ पर। और दूसरा रास्ता ये है कि तुम चुपचाप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। हम चारों खुश रहेंगे। हरीश हंसते हुए बोला, सीमा, तुम्हारे अलावा तो ये दिल किसी पर आता ही नहीं। अब सीमा झल्ला कर बोली, मैं मर गई। तो हरीश ने उसे पकड़ लिया, उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारे बिना मैं तो मर मर के जी भी लूंगा, पर गौतम तो मर ही जाएगा। सीमा बोली, फिर बताओ मैं क्या करूं। हरीश ने उसे अपने नजदीक किया और प्यार करने लगा। तूफान थमने पर हरीश बोला, नहीं, ये गलत है। गौतम तुम्हें बहुत प्यार करता है। मेरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तुम चिंता मत करो। सीमा बोली, ऐसे कैसे कट जाएगी? आज तो तुम्हें वादा करना ही होगा कि तुम शादी करोगे। मैं खुद लड़की ढूंढी तुम्हारे लिए। अब हरीश चुप रहा, फिर रुककर बोला, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हरीश ने बताया कि यहाँ उसने सिर्फ सीमा की वजह से जॉब करने को हाँ कहा था, जबकि उसे विदेश में बहुत ज्यादा पैसा मिलता था। सीमा ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, क्यों करते हो मुझसे इतना यार? और करते थे तो क्यों जाने दिया किसी दूसरे के साथ में? मैं बहुत खुश हूँ गौतम के साथ, पर तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। तुम प्लीज शादी कर लो। हरीश बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर मैं खुश नहीं हूँ। रात तुम्हारी आवाजें मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। जब भी तुम्हारा ख्याल आता है, या तो तुम दिखाई देती हो या मुझे शादी से पहले अपनी वह रात याद आ जाती है जो मैंने तुम्हारे साथ बताई थी। मैं तुम्हारी सांसों का गुलाम बन गया हूँ। ये कहकर हरीश ने कसकर सीमा को गले लगा लिया था। सीमा समझ गई थी कि अगर हरीश को शादी के लिए कोई तैयार कर सकता है तो वह केवल सीमा है, और इसके लिए उसे फिर उसका विश्वास जीतना होगा, उसके मन की भूख को शांत करना होगा। तब सीमा ने हरीश को प्यार करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मुझे बच्चे की प्लानिंग करनी है, वो चाहे तुम्हारा हो या गौतम का। इसलिए मुझे अच्छे से प्यार करना। आज सीमा समा जाना चाहती गौतम थी। के अंदर उसके दो मकसद थे। एक तो वह दिल से चाहती थी कि उसके बच्चे के पिता इन दोनों में से ही कोई हो, और उसे खुद भी ना मालूम हो कि बच्चे का बाप कौन है। और दूसरा, वह हरीश को खुद देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि आज के प्यार के बदले वो हरीश को इस बात के लिए मना सके कि वह किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले। कुछ देर ऐसे ही पड़े रहने के बाद सीमा ने हरीश से कहा, जानू, मेरे ऊपर अब और जुल्म न करो। मैंने तय किया कि अब गौतम को भी तभी अपने नजदीक आने दूंगी जब तुम शादी के लिए हाँ कर दोगे। अब हरीश चुप था। सीमा बोली, अपने लिए नहीं, मेरे लिए शादी कर लो। तुम जानते हो मैं तो इसके बिना नहीं रह सकती, और अब जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे मैं प्यार नहीं करूंगी। हरीश बोला, ये कोई बात नहीं है, मुझे सोचने का मौका तो दो। सीमा बोली, टेक योर ओन टाइम, पर हाँ मैं तभी प्यार करूंगी जब तुम हाँ कर दोगे। ये कहकर सीमा उठ खड़ी हुई और हरीश से बोली, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं भी नहाने जा रही हूँ, फिर नाश्ता करेंगे। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था कि गौतम का फोन आ गया। उसने उन्हें लंच बाहर करने के लिए दिल्ली बुलाया था। 9 बजे के करीब हरीश ने सीमा से नजदीकी बढ़ आते हुए कहा, स्वीटी, मुझे सोचने का मौका दो। सीमा ने सपाट होकर कहा, खूब सोच लो, पर मैं अपनी बात पर अड़ी हूँ। हरीश तवाब में आ गया था। दोनों तैयार होकर 2 बजे करीब निकले। गौतम उन्हें कनॉट प्लेस में ही मिल गया था लंच लेकर। तीनों वही घूमने लगे। तभी मूवी का प्रोग्राम बन गया। मूवी के बाद पिज्जा पैक करवाकर तीनों 11 बजे करीब फ्लैट पर पहुंचे। आज गौतम और हरीश का ड्रिंक्स करने का मन था। सीमा बोली, तुम लोग पियो, मेरा मूड नहीं है, मैं रूम में लेती हूँ, ड्रिंक खत्म करके तुम आ जाना। ये कहकर वो अपना पिज्जा और को ड्रग कॉफी की कैन लेकर रूम में चली गई। बाहर इन दोनों के जाम शुरू हो गए। दोनों ही ज्यादा तो नहीं पीते थे, तो गौतम ने ही बात शुरू की। उसने हरीश से कहा, मुझे मालूम है कि अगर मैं सीमा से शादी नहीं करता तो सीमा हरीश से शादी करती। सीमा आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है, पर वो अब चाहती है कि तुम भी शादी कर लो। हरीश ने गौतम को बहुत समझाया
कि अभी उसे कुछ वक्त और चाहिए। अब गौतम भी अटक गया और बोला, अभी रूम में जाने से पहले सीमा ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हारे पास सो जाऊंगा, क्योंकि वो अब प्यार तभी करेगी जब तुम शादी कर लोगे। तो दो ही रास्ते हैं, या तो हम तीनों जिंदगी भर तीनों एक साथ करते रहे, या तुम अपना घर बसा लो, फिर हम चारों खुश रहेंगे। ये बात सुनकर हरीश हंस पड़ा और बोला, पागल हो गई है सीमा तो। गौतम बोला, वो सीरियस है, अब वो मुझे तभी नजदीक आने देगी जब तुम हाँ कह दोगे। दो पैक के बाद हरीश बोला, यार तू रूम में जा, मैं भी सोता हूँ, कल से ड्यूटी पर जाऊंगा। गौतम उठकर रूम में गया तो वापस आ गया और बोला, यार वो तो कह रही है कि मैं तेरे पास सोऊंगा। फिर दोनों हंस पड़े। गौतम बोला, तू मुझसे कितना भी छिपा ले, पर मुझे मालूम है कि तू आज भी उस पर मरता है। अब बता मैं क्या करूं? हरीश बोला, इसमें कोई शक नहीं कि सीमा जैसी कोई नहीं, वरना तो मैं शादी कर ही लेता। चल मैं समझाता हूँ उसे। ये कहकर दोनों सीमा के रूम में गए। सीमा बेड पर लेटी टीवी देख रही थी। उन्हें देखकर हंसते हुए बोली, नौटंकी मत करो, चुपचाप निकल जाओ मेरे रूम से। हरीश बोला, इसका मन बन गया है, या तो तुम दे दो इसे या फिर ये मेरी ले लेगा। तीनों हंस पड़े। अब सीमा के एक और हरीश बैठ गया और दूसरी तरफ गौतम। तीनों चुप थे। हरीश ने सीमा का हाथ थाम रखा था। चुप्पी तोड़ते हुए गौतम बोला, यार हरीश तुम भी यहीं पर सो जाओ ना। और बिना उसके जवाब का इंतजार किए गौतम ने लाइट बंद कर दी। सीमा बीच में सीधी चुपचाप लेटी थी। गौतम और हरीश उसकी और मुंह करके चुपचाप लेटे हुए थे। तब सीमा बोली, मुझे सोने दो। सीमा ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। हरीश को लगने लगा कि अब बेकाबू हो रही हैं। तब वो एकदम से उठा और ये कहकर अपने कमरे में जाने लगा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हरीश बोला, छोड़ो मुझे। सीमा बोली, छोड़ दूंगी, पर पहले वादा करो कि जल्दी शादी कर लोगे। अब हरीश चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा कर लूंगा। सीमा जल्दी से खड़ी हो गई और बेल की तरह हरीश से गले लग गई। हरीश हंसते हुए बोला, ये सब देखकर तो मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। गौतम बोला, हरीश मुझे मालूम है कि तुझ में और सीमा में कोई पर्दा नहीं है और मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। सीमा तो तेरी थी, मुझ पर तो एहसान है तेरा। इतनी प्यारी बीवी तेरी वजह से मुझे मिली। मुझे सीमा पर कोई शक या फिर कोई शिकायत नहीं है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं। तूने शादी की यहाँ कहकर बहुत बड़ा वजन हटा दिया हम दोनों के ऊपर से। चल आज इसे सेलिब्रेट करते हैं। गौतम नेता के कान में फुसफुसाना, आज हम दोनों मिलकर इसे प्यार की दावत देते हैं। सीमा ने ये सुनकर गौतम को प्यार किया। सीमा बाहर गई और एक चैंपियन की बोतल उठा लाई और हंसते हुए उसे खूब हिलाते हुए उसका ढक्कन निकाल दिया। सीमा ने तीनों को चैंपियन से भिगो दिया। अब तो जाम और जवानी का जो दौड़ चला, तो तीनों को मस्ती पूरी छा गई थी। आज हरीश की हाँ ने सीमा और गौतम को अंदर तक खुश कर दिया था। आज तीनों वही बचपन और जवानी के दोस्त की तरह खुश थे। रात के 3 बज गए थे। म्यूजिक पर डांस थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। गौतम ने लाइट बहुत धीमी कर दी। तीनों को अब नशे का सुरूर था। हरीश का भी हो गया था। कुछ पल ऐसे ही पड़े रहने के बाद सीमा हरीश की बगल में लुढ़क गई। हरीश उठा और सीमा गौतम के गले लगा और बोला, निश्चिंत रहो, आज के बाद ये कभी नहीं होगा। ये सब हमारी दोस्ती के कभी आड़े नहीं आएगा। गौतम ने उसे कसक गले लगा लिया। हरीश अपने कपड़े उठाकर अपने रूम में चला गया। सीमा मुस्कुराते हुए गौतम से बोली, यू आर द बेस्ट हस्बैंड। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रात गुजरती रही। तभी आधी रात के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हिला हिला कर जगा रहा हो। नशे की दवाई खाने के कारण मैं गहरी नींद में तो थी, पर मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हिला रहा है। वह बड़ी तसल्ली से अपने काम में लगा हुआ था। मैं उसकी सारी हरकतें महसूस कर पा रही थी। बेशक मुझे दवाई का नशा था, मगर मुझे इतना तो होश था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भी चुपचाप सोने का बहाना करके लेटी रही, वह अपनी मनमानी करके
चला गया और मैं सोने का नाटक करके सोती रही। मेरा नाम राजबाला है और अभी मेरी उम्र 56 साल है। मैं एक वृद्धाश्रम में रहती हूँ। अब देखा जाए तो मैं अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि मैं किसी वृद्धाश्रम में रहूं, मगर मेरे बेटे और पति के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ा। मेरा बेटा ही मुझे यहाँ छोड़ गया। यहाँ तो सारे बूढ़े लोग ही हैं और मैं उन सब से छोटी हूँ। अभी तो मेरे बाल भी आधे से ज्यादा काले ही हैं। कल मेरी तबीयत कुछ बिगड़ी थी तो मैंने अपने वार्डन से डॉक्टर के पास जाने की बात कही। उसने एक लड़के को बुलाया और मुझे उसके साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। हमारे ओल्ड होम में अपना कोई डॉक्टर नहीं है। ओल्ड होम वालों ने बाहर एक डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इसलिए मुझे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं उस लड़के के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चली गई। रास्ते में 4-5 बार ऐसा हुआ कि वह जानबूझकर एकदम से ब्रेक लगा देता, जिस वजह से मैं उसके पीठ से टकरा जाती। पहला बार ऐसा हुआ तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, पर वह बार बार ऐसा करता। शायद वह लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा था, शायद उसे ऐसा करने में कुछ मजा मिल रहा हो। खैर, मैंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर से चेकअप करवाकर मैं वापस अपने ओल्ड होम आ गई। दवा से कुछ राहत तो नहीं हुई, पर शाम को मेरी तबीयत कुछ और बिगड़ गई। वार्डन ने मुझसे पूछा कि अगर मुझे कोई मेरी सेवा संभाल के लिए चाहिए तो मैं बताऊं। मैंने उसे कह दिया कि अगर कोई हो तो भेज देना। थोड़ी देर बाद वही लड़का फिर से आया जो सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। उसने खाने के लिए मुझे दवाई दी, मुझे खाना लाकर दिया और रात को मेरे ही कमरे में अपना बिस्तर लगाकर सो गया। उन दवाइयों में शायद नींद की गोलियां भी थी, जिन्हें खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गई। रात गुजरती रही। तभी आधी रात के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हिला हिला जगा रहा हो। नशे की दवाई खाने के कारण मैं गहरी नींद में तो थी, पर मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हिला रहा है। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह लड़का मेरे ही बिस्तर पर बिल्कुल मेरे पीछे आकर लेट गया है और मेरी सलवार नीचे सरकने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मन में आया कि शोर मचाऊं और इसके मुंह पर कसकर एक तमाचा मारूं, मगर ना जाने क्यों मैं फिर भी चुप रही। शायद कुछ ऐसा था जिस वजह से मेरे मुंह ना खुले और मैं चुपचाप पड़ी रही। वह बड़ी तसल्ली से अपने काम में लगा हुआ था। मैं उसकी सारी हरकतें महसूस कर पा रही थी। बेशक मुझे दवाई का नशा था, मगर मुझे इतना तो होश था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भी चुपचाप सोने का बहाना करके लेटी रही। वह अपनी मनमानी करके चला गया और मैं सोने का नाटक करके सोती रही। फिर सुबह वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। उसने मुझे सुबह की दवाई खिलाई और मेरे खाने पीने का उसने खूब ख्याल रखा। दिन में वह मेरे बेटे की तरह मेरी सेवा करता और रात में उसका दूसरा रूप मुझे देखने को मिलता। 3 से 4 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं यह दवाई का असर था या फिर कुछ और ही था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब उस लड़के का काम तम हो गया था और वार्डन ने उसको जाने को कह दिया, क्योंकि वह किसी दूसरे स्वयंसेवक संस्था से आया था। उसके चले जाने के बाद मुझे भर नींद नहीं आई। उस रात में 2 से 3 बार नींद से जागी कि शायद वह जाए। अगले दिन मैंने अपने वार्डन से फिर कहा, मुझे अभी भी कुछ समस्या है, मुझे रात को उठ कर दवाई लेनी पड़ती है, आप उस लड़के को बुला दो। मगर उस शाम वार्डन ने मेरे लिए कोई लड़की बुला दी। लड़की ने मेरा अच्छा ख्याल रखा, मगर मुझे जो चाहिए था वह मुझे उस लड़की से नहीं मिला। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन वह लड़का फिर से हमारे ओल्ड होम में आया और मुझे भी मिलकर गया। बाहर लॉन में बैठकर हमने खूब सारी बातें की। मैंने उसे बता दिया कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। वो मुझे पहली ही रात पता चल गया था। अब जब सारी बात खुल गई तो वह मुझसे बोला, आंटी आपके पास मोबाइल नहीं है? अगर स्मार्टफोन हो तो हम एक दूसरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। मैंने अपने बेटे को संदेश भिजवाया कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं फोन पर भजन कीर्तन देख सकूं। मेरा बेटा मुझे फोन दे गया। मैंने वार्डन से बोलकर उस लड़के को फिर से बुलवाया। वह
का मुझसे मिलने आया और मुझे फ़ोन के सारे फंक्शन समझाए। अब मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी तो मैंने खुद भी अपने फ़ोन के साथ मत्थापच्ची करती रहती थी। धीरे धीरे मुझे फ़ोन के बहुत सारे फंक्शन समझ में आ गए। कभी कभी रात को मैं उस लड़के के साथ वीडियो चैट भी किया करती। इसमें मुझे बहुत आनंद आता और मेरा समय अच्छा गुजरता। मुझे अब अधूरापन और खालीपन नहीं लगता और अनोखे सुख की प्राप्ति होती। मैं फ़ोन में इंटरनेट का भी प्रयोग करती, बहुत सारे वीडियो और मूवीज देखकर टाइम पास करती रहती थी। एक दिन मैं खाली बैठी थी और किसी सोच में डूबी थी कि तभी मुझे मेरे अतीत की बातें याद आने लगी। वह भी दिन क्या दिन थे जब मैं सिर्फ 19 साल की थी, गोरी चिट्टी, बहुत ही सुंदर, कद काठी, रूप रंग में सारे गांव में सबसे खूबसूरत, अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल का ही एक लड़का मुझे बहुत पसंद था, मगर बात गांव की थी तो गांव में कहाँ इतनी छूट होती है कि आप स्कूल में किसी को पसंद करो और उससे अपने प्रेम का इजहार करो। वह एक दो बार बहुत मुश्किल से मौका मिलने पर बस इतना सा हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बस इससे आगे कुछ और नहीं हो सका। उसने बहुत बार कहा कि चलो कहीं मिलने का प्लान करते हैं। मेरा भी मन बहुत चाहता था पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई। पास के गांव स्कूल से मैंने 12वीं भी पास कर ली। जब 12वीं हो गई तो घर वालों ने शादी की बात भी शुरू कर दी। फिर एक दिन वह भी आया जब मेरी शादी हो गई, मगर मैंने सुहागरात से पहले तक अपने पति को नहीं देखा था, उसकी तस्वीर भी नहीं। जब पहली रात को वह आए और मेरा घूंघट उठाकर देखा तो वह जितना खुश हुए मैं उतना ही मायूस हो गई। मेरे पति में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उसे मेरे बराबर लाकर खड़ी करे, ना रंग, ना रूप, ना अकल, ना शक्ल, बिल्कुल बेकार और बेरंग। बस एक ही बात थी कि लड़के की शहर में अपनी दुकान है और वहां टीवी रिपेयर किया जाता है। उस रात मेरे पति तो पहले ही पीकर टन होकर आए थे, बस आते ही मेरे कपड़े उतारे और शुरू हो गए। ना कोई बात ना प्यार। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि जबरदस्ती क्या होती है और कैसे होती है। इसमें कोई प्रेम नहीं था, बस जबरदस्ती ही थी। उसके बाद तो हर रात यही होता रहा। रोज रात को ही वह दारू पीकर आते और फिर वही करते। शादी के 3 महीने बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और अगले साल मेरा बेटा पैदा हुआ। सारा घर खुश था। जो बहू ने पहला ही बेटे को जन्म दिया उसके अगले साल बेटी भी हो गई। 22 साल की उम्र में ही, जब बहुत सी लड़कियों को इसके बारे में पता तक नहीं होता, मैं तब तक 2 बच्चों की मां भी बन चुकी थी। गांव के उस माहौल में मेरा दम घुटता था तो मैंने अपने पति के कान में यह बात डालना शुरू कर दी कि चलो शहर ही चलते हैं, वहीं अपना घर लेकर रहेंगे। पहले तो मेरे पति आनाकानी करते रहे, मगर जब मैंने कहा कि धीरे धीरे हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गांव का माहौल ठीक नहीं रहेगा, धीरे धीरे मेरे पति पर मेरी इन बातों का असर होने लगा और फिर कुछ दिनों बाद हम शहर आ गए। यहाँ पर एक किराए का घर लेकर हम रहने लगे। जब मैं शहर आई तो फिर मुझे शहर की हवा भी लग गई, आस पड़ोस की 1-2 सहेलियां भी बन गई। अब मैं सिर्फ साड़ी ही नहीं बल्कि सलवार कमीज, लहंगा, कुर्ती और बाकी सब कुछ भी पहनने लगी। पति का काम भी बढ़िया चल रहा था तो घूमना फिरना, खाना पना भी खूब होता। पति के साथ रहकर मुझे भी चिकन मटन खाने और कभी कभी पैग लगाने और सिगरेट पीने की भी आदत पड़ गई। अब मैं भी किसी शादी फंक्शन में 1-8 पैक चुपके से लगा लिया करती। रात को जब मैं कभी कमरे में अकेले होती तो पति की सिगरेट लेकर 1-2 कश में भी लगा लिया करती थी। बच्चों का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया था और वे अच्छा पढ़ भी रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं और मेरा परिवार सब खुश थे। तभी मेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने मेरी सारी जिंदगी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। एक बार होली वाले दिन हमारे नंदोई जी सपरिवार हमारे घर आए थे। अब होली थी तो पैग शैग सब चल रहा था। सबने एक दूसरे को खूब रंग लगाया और खूब एंजॉय किया। आप सभी तो जानते ही कि नंदोई और सलहर का रिश्ता हंसी मजाक का होता ही है और ऊपर से होली का दिन हो तो बात ही कुछ और होती है। पर मेरे साथ यह बात सिर्फ मजाक तक होती तो ठीक था। जो मेरे साथ हुआ वह मजाक से ज्यादा और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला था। उस दिन मौका देखकर नंदोई जी ने मुझे रंग लगाने के बहाने पीछे से पकड़ लिया। मुझे पता था कि अगर मुझे पकड़ा है
तो यह रंग लगाने का नहीं बल्कि मेरे साथ बदतमीजी करने का जुगाड़ किया है। फिर भी मैंने इसे लाइटली लिया। मैंने सोचा नंदोई और सलहर का रिश्ता ही ऐसा होता है। फिर नंदोई जी मुझे पीछे से अपने आगोश में लिया और पहले मेरे चेहरे पर और फिर मेरे सीने पर रंग लगाया। मैं भी जीजा जी छोड़ दो, जाने दो की मनुहार कर रही थी, मगर वह कहाँ जाने देते, बल्कि वह तो और शेर हो गए और आगे बढ़ने लगे। वो बोले, अब नहीं रहा जाता राजबाला, अब कुछ करने की इजाजत दे दो प्लीज। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही। मेरी चुप्पी को उन्होंने मेरी स्वीकृति मान लिया और शायद अगर मैं उस दिन सख्त शब्दों में उनको रोक देती तो मेरी जीवन कथा कुछ और ही होती। वक्त बीतता गया और 1 साल गुजर गया। इस 1 साल में नंदोई जब भी मुझे मिले या फोन पर उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार करना और अपनी डिमांड बताता शुरू कर दिया। वह बस इस पर ही नहीं रुके। 1-2 बार जब वह मिले तो मौका देखकर शरेआम ही मेरे बदन को छू देते और फिर बेशर्मी से हंस देते। मैं भी उनकी इस बदतमीजी को नजरअंदाज कर देती, पर शायद धीरे धीरे मुझे भी उनकी यह हरकतें प्यारी लगने लगी। अगली होली पर नंदोई ने हमें अपने घर बुलाया। हम भी होली से 1 दिन पहले ही उनके घर पहुंच गए। बस हमारे जाते ही खाने पीने का दौर शुरू हो गया। मर्दों को तो बस चाहिए कि क्या दारू और गोश्त। अगले दिन होली थी। मैं तो जानती ही थी कि आज नंदोई जी मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हरकत तो जरूर करेंगे, तो मैंने भी उस दिन अपने आप को साफ किया और भड़कीले कपड़े पहने, जिसने मेरी खूबसूरती निखर कर बाहर आने लगी। मेरे मन में भी कुछ तो था ही। मैंने भी सोच लिया था कि अगर नंदोई जी आगे बढ़े तो मैं उन्हें ना नहीं कहूंगी। और हुआ भी वही। होली वाले दिन जब नंदोई जी मुझे रंग लगाने आए तो मैं भागकर छत पर जा चढ़ी। दरअसल मैं खुद भी उन्हें खुला मौका देना चाहती थी। वह भी मेरे पीछे पीछे आए और जब मुझे बड़े ही बेतरतीब तरीके से पकड़ लिया, मैं भी कुछ बोली नहीं, बस अपने आप को उनसे बचाने का झूठा सा बहाना करती रही। जब उन्होंने मेरी तरफ से कोई खास विरोध नहीं देखा तो वह आगे बढ़ गए। अब उन्हें वह सब मुझसे मिल रहा था जो वह मुझसे पाना चाहते थे। करीब 15 मिनट बाद उन्होंने अपने कपड़ ठीक किया और चले गए। मैं वहीं नीचे फर्श पर ही बैठ गई। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मैं बैठी बैठी यही सोच रही थी कि क्या जो मैंने किया वह सही किया या गलत। इतने में मेरी ननद ऊपर आई। पहले तो वह मेरी हालत देखकर चौंकी। उन्हें देखकर मैंने भी उठकर अपने कपड़े सही किए। मेरी हालत देखकर वह भी समझ गई कि उसके पति ने मेरे साथ क्या किया है। मैं भी नकली सी हंसकर बोली, दीदी जीजा जी तो बहुत शरारती निकले, रंग लगाकर मुझे धक्का देकर भाग गए। पूछा भी नहीं कि गिर गई तो कहीं चोट तो नहीं लगी। मेरी ननद सब कुछ समझ गई थी कि मेरे साथ या हुआ है, पर वो कुछ बोल नहीं और मुझे अपने साथ लेकर नीचे चली गई। उस दिन फिर कुछ खास नहीं हुआ। रात को सब हॉल में सोए। नंदोई जी ने मेरे पति को खूब शराब पिलाई और आधी रात के बाद उठकर वह मेरे पास आ गए। इधर हम नंदोई सलहर दोनों आपस में मगन थे, उधर मेरे पति और उनसे कुछ ही दूरी पर मेरी ननद, दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर सो रहे थे। उस सारी रात नंदोई जी ना खुद सोए नहीं मुझे सोने दिया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, मगर मेरे नंदोई जी ने मेरे साथ जो किया था अब मुझे इसकी आदत सी हो गई थी। फिर इसका गलत असर मेरी जिंदगी पर यह पड़ा कि पड़ोस के ही एक लड़के से मेरे गलत संबंध बन गए। मगर कहते हैं ना कि गलती कभी छुप नहीं सकती, एक ना एक दिन उजागर होती ही है। मेरे इन अनैतिक संबंधों का पता शायद मेरे पति को हो गई। उन्होंने सीधा तो मुझसे कुछ नहीं कहा, पर घुमा फिरा कर उन्होंने बहुत बार मुझे समझाया भी, झगड़ा भी किया, डांटा भी और मारा पीटा भी। मगर मुझे तो इसकी लत लग चुकी थी। एक बार अगर शराब या नशे की लत लग जाए तो शायद छूट भी जाए, लेकिन जिस्म की लत ऐसी होती है कि कभी नहीं छूटती। अपने पति के लाख समझाने के बाद भी मैं नहीं सुधरती। कैसे, मैं तो सुधरना चाहती ही नहीं थी। इसी वजह से मेरे पति ने बेहिसाब शराब पीनी शुरू कर दी। बच्चे भी अब बड़े हो गए थे, मगर पति तो रोज रात को बाहर से नशे में धुत होकर आते। फिर एक बार उनका एक दोस्त उन्हें नशे की हालत में घर छोड़ने आया। बिस्तर पर उन्हें लिटा वक्त वह मुझसे जरा सा छू गया। मैं तो कुछ नहीं बोली, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। आंखों आंखों में ही हमारी बात हुई और उसने मुझे वहीं मेरे शराबी पति के साथ ही बिस्तर पर गिरा दिया। मैं भी चुपचाप लेट गई। उसके बाद तो यह रोज की ही
बात हो गई, पहले एक था, फिर दो, फिर तीन हो गए। मेरा पति नशे में धुत होकर सोता रहता और मैं उसके बगल में ही अपनी महफिल जमाती, मगर मैंने कभी इस काम के पैसे नहीं लिए, बस प्यार मोहब्बत की चाह में ही मैंने ऐसा किया। बेटा अब इंजीनियरिंग कर रहा था और बेटी वकालत पढ़ रही थी, मगर मेरी चाहत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि मेरी भूख और बढ़ती ही जा रही थी। मेरी इन हरकतों के बारे में मेरे बच्चों को भी पता चल चुका था, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बहुत से लोग अब मेरे जानकार थे, कई तो ऐसे थे जो मेरे पति से अपना टीवी ठीक करवाने आते और रात मेरे पास ही रुक कर जाते। अब मेरे बच्चों को भी शर्माने लगी थी कि मोहल्ले वाले उनकी माँ के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, तो हमने अपना घर बदल लिया। फिर कुछ लोन लेकर और 4 पैसे जोड़कर हमने अपना घर खरीद लिया। इंजीनियरिंग करने के बाद बेटे को नौकरी मिल गई, पति ने भी किराने की दुकान शुरू कर दी। अब टीवी का काम बंद हुआ तो घर पर आने वाले लोग भी बंद हो गए। मेरे लिए तो मुश्किल और भी बढ़ गई। अब पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ बाहर के लोगों से ही मिलना जुलना अच्छा लगता था। मेरे पति जब भी कहते और बेशक मेरा भी मन होता, मगर मैं उन्हें हमेशा मना ही कर देती। पिछले 20 साल से अपने पति के साथ मैं बोर हो चुकी थी। मुझे तो हर रोज नई नई चीजें, नए नए एहसास, नए नए मर्द चाहिए थे। अब मुझे लगने लगा जैसे मैं घर में कैद होकर रह गई हूँ। पति और बेटा तो सुबह ही काम पर निकल जाते, बेटी कॉलेज और मैं घर पर अकेली उनकी रोटी बनाने को। फिर मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा। इस वक्त में मुझे अपनी एक सहेली की याद आई। मुझे पता था कि वह क्या करती है। मैंने उससे अपने मन की इच्छा बताई तो वह बोली, अरे यार, इस उम्र में तुझे कौन पसंद करेगा। मैं मानती हूँ तू सुंदर, तेरा फिगर भी अच्छा है, मगर अपनी उम्र भी तो देख। हर कोई 18 से 20 की उम्र ही चाहता है, उसे 42 साल की औरत में क्या मिलेगा। फिर कुछ सोचकर बोली, अगर तू कहे तो तेरी बेटी के लिए मैं कुछ इंतजाम कर सकती हूँ। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी कि यह मेरी बेटी को अपने जैसी बनाना चाहती है, मगर मैंने फिर भी उसको यह कह दिया कि देख लेना, अगर कोई मिल जाए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तन और मन की शांति चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे, तभी एक दिन उसका फोन आया। उसने बताया कि 4-5 कॉलेज के लड़के थे, उनको एक अनुभवी आंटी चाहिए थी। अब बस मेरा काम बन गया था। मैं पूरी तरह से सज-धज कर गई। यह मेरा इस तरह का पहला अनुभव था। वे कॉलेज के 5 लड़के थे जिनकी उम्र लगभग 22 से 24 साल के बीच की होगी। अभी 10 मिनट पहले मैं सबकी आंटी जी थी। हर कोई मुझे प्यार और सम्मान से बुला रहा था, मगर मुझे इस सब की आदत थी तो मैंने किसी का बुरा नहीं माना। सब कुछ बीत जाने के बाद जब मैं घर पहुंची तो बहुत बरसों बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ। घर आते ही मैं सो गई और शाम को 7 बजे सोकर उठी। एक दिन पति ने कहा कि उन्होंने हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा है। चलो जी, अब मैं सांस बनने जा रही थी। बात आगे बढ़ी, लड़के वाले हमारे घर आए। बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के की मां नहीं थी, इसलिए उसने मेरे पाँव छुए, मगर जब मैंने उसे अपने गले लगाया, मेरे मन में उसके लिए एक अलग ही भाव आया। लड़के को लड़की और लड़की को लड़का पसंद आया। दोनों घर वालों की भी सहमति, सब कुछ ठीक रहा। बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद एक दिन मेरे संधी ने मुझे फोन करके बुलाया। उस दिन वह अपने एक दोस्त के साथ थे। मैं अपनी आदत से मजबूर थी। मैं अनैतिकता की सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। इस बात का पता मेरे बेटे को चल गया। हमारे घर में खूब झगड़ा हुआ और उसके बाद मेरे बेटे और पति ने मिलकर मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मैं अब यहाँ पर एक कैदी की तरह जिंदगी जी रही हूँ। बीच में एक लड़का का आया था जिसकी बात मैंने ऊपर बताई है, मगर वह भी रोज कहाँ आता है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मैं आज आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ। अभी मैं 60 साल की भी नहीं हुई हूँ। इस हिसाब से मैं अभी किसी भी वृद्धाश्रम में नहीं रह सकती, मगर मेरे पति ने कोई सिफारिश लगवाकर और आश्रम को काफी चंदा देकर मुझे जबरदस्ती यहाँ दाखिल करवा दिया है। अब मैं यहाँ रहती हूँ, तरसती रहती हूँ, बाहर जा नहीं सकती, अंदर कोई आता नहीं है। क्या करूँ, अब मेरी यही जिंदगी है और मैं बस इसे जी रही हूँ।